हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे विलयन चैप्टर में। उस दिन हम लोगों ने क्या देखा था कि भौतिक विलयन की अवस्था के अनुसार जो विलयन होते हैं वो 9 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा था। ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में गैस का विलयन, फिर द्रव में ठोस का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में गैस का विलयन, और गैस में ठोस का विलयन, फिर गैस में द्रव का विलयन और गैस में गैस का विलयन। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, द्रव वाला, उसी को हम लोगों को पढ़ना है कि द्रव में ठोस या द्रव में द्रव या द्रव में गैस, ये वाला इंपॉर्टेंट था, तो हम लोग को इसको पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज की क्लास में पढ़ेंगे द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में द्रव या लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, लिक्विड इन लिक्विड? जैसे नींबू को मिला दो, नींबू के रस को मिला दो पानी में, तो नींबू का रस विलेय है और पानी क्या है, विलायक है। दोनों के दोनों किसमें है, लिक्विड स्टेट में है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे द्रव में द्रव के विलयन में। ये 3 प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पूर्णतः मिश्रणीय द्रव, कंप्लीटली मिसलेबल बोलते हैं इसको, कंप्लीटली मिसलेबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स। पूर्णतः मिश्रणीय द्रव मतलब जैसे नींबू पानी और या फिर अल्कोहल ले लो एग्जांपल, अल्कोहल प्लस वाटर। जानते हो ना, दारू में पानी मिलाओगे पूरा घुल जाएगा, तो वही है अल्कोहल प्लस वाटर, मतलब ये पूरे तरीके से घुल जाएंगे, ये पूर्णतः मिश्रणीय कहलाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ लिक्विड को आपस में मिलाओ, वो मिलते नहीं है। जैसे कि तेल को पानी में मिलाओ, तो वो क्या कहलाएगा, पूर्णतः अमिश्रणीय द्रव। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर, तो वो ऑयल क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट विलेय, और वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट विलायक। पर क्या ऑयल वाटर में घुलता है? आप लोग खुद देखे होंगे कि वो फ्लोट करने लगता है, उस पर घुलता नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, अमिश्रणीय द्रव, इमिजिबल। और एक कैसे होते हैं, आंशिक रूप से मिश्रणीय, जो कुछ मात्रा में तो घुलेंगे पर कुछ मात्रा में नहीं घुलेंगे, आंशिक रूप से मिश्रणीय। जैसे फिनॉल प्लस वाटर, या फॉर एग्जांपल आप लोग घर में देखते होंगे जो पोछा लगाने के लिए लिक्विड आता है, या फिनाइल वगैरह आता है जो घर में हम लोग यूज करते हैं, डेटॉल वगैरह यूज करते हैं, वो पूरे तरीके से भी नहीं घुलता है, लेकिन ऐसे नहीं घुल रहा है ऐसा भी नहीं दिखता है, तो वो क्या कहलाएगा, आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव। तो 3 प्रकार का द्रव में द्रव का विलयन अगर पढ़ोगे तो उसको 3 प्रकार से देखेंगे, कंप्लीटली मिसिबल, इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल, इसको बोलते हैं पार्शियली मिसिबल। तो ये था फर्स्ट टॉपिक, द्रव में द्रव के विलयन का, द्रव में द्रव का विलयन फर्स्ट टॉपिक था, द्रव वाले का। ठीक, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या आएगा, दूसरा में सेकंड हो जाएगा द्रव में ठोस का विलयन, सॉलिड इन लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल यूरिया, सॉरी NaCl वाला एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl प्लस वाटर, ये क्या है, सॉलिड ठोस, और ये क्या है, लिक्विड। यहाँ पे NaCl जो है वो सॉल्यूट का काम करेगा, विलेय का, और वाटर किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का, विलायक का। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, ठोस को द्रव में मिला रहे हैं। तो इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल है, तो उसको इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। द्रव में मतलब क्या होगा, डिसोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन बनाना। ठीक है, मतलब किसी चीज को क्या कर रहे हैं हम लोग, घोलते जा रहे हैं। जब आप नमक को पानी में घोल रहे हो तो वो नमक पानी में क्या हो रहा है, नमक का कॉन्सेंट्रेशन, नमक की सांद्रता बढ़ते जा रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलयन बनाना। तो विलयन बनाना के लिए इंग्लिश में क्या टर्म है, डिसोल्यूशन, मतलब किसी चीज को घोलना, डिसॉल्व करना। ठीक है, डिसॉल्व करना।
और इसका एक दूसरा टर्म होता है क्रिस्टलाइजेशन। मतलब आपको टर्म सिर्फ समझना है कि डिसोल्यूशन क्या टर्म है और क्रिस्टलाइजेशन क्या टर्म है। तो डिसोल्यूशन मतलब घोलना, क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो चीज़ घोले हैं उसको वापस क्रिस्टल में बदलना। जैसे NaCl को पानी में घोल दो, बहुत सारा NaCl घोलते जाओ, पानी गर्म करते जाओ, घोलते जाओ, फिर एक समय के बाद जब पानी ठंडा होने लगेगा तो जो NaCl अधिक मात्रा में घुला हुआ था वो क्या होने लगता है, वापस क्रिस्टल बन के अलग होने लगता है। ऐसा आप लोग चाशनी बनाते टाइम देखते होंगे, जब शुगर को पानी में घोले रहते हैं, फिर वो गर्म करने पे तो घुलते जाता है, लेकिन जैसे ही ठंडा करते हैं वो शुगर क्या होता है, वापस क्रिस्टल बन के अलग होने लगता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। मतलब डिसोल्यूशन का उल्टा, अपोजिट ऑफ डिसोल्यूशन क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। तो ऐसे आपको टर्म्स को पता रखना है कि क्या होता है। और एक दो टर्म है जैसे कि विलायकन ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा, उसको देख लेते हैं क्या होता है। विलायकन ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा, जैसे देखो मेरे को नमक में पानी को घोलना है। नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है। और वाटर क्या है, H2O, HOH, है ना। तो H प्लस और OH माइनस, पूरे में अगर मैं देखूँ तो ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलेंगे, यहाँ पे वाटर है, तो वाटर में क्या होगा, H2O, तो वो क्या होते जाएगा यहाँ पे H प्लस इसके साथ और OH माइनस, या O माइनस में मुझे लिखना चाहिए, H प्लस इसके साथ और O माइनस इसके साथ, यहाँ पे H प्लस ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पे H प्लस इसकी ओर और O माइनस इसकी ओर, H प्लस, ठीक। इन दोनों के बीच बॉन्डिंग कर दे रही हूँ, प्लस वाला माइनस की ओर जाएगा ना, और ये माइनस वाला प्लस की ओर, ठीक। तो ये जो बॉन्ड था ना NaCl के बीच में, ये क्या बॉन्ड था, इसका जालक ऊर्जा। NaCl का संरचना आप लोग फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़े हो कि ऐसे जाल बना रहता है ना, इस टाइप का, ऐसे, है ना। मतलब एक स्ट्रक्चर आप लोग वहाँ पे पढ़े होंगे। तो ये पूरा जाल होता है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जब ये बॉन्ड बनता है तो ऊर्जा निकलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा। तो ये जालक ऊर्जा है। अब क्या हो रहा है कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तभी तो घुलेगा, नहीं तो कैसे घुलेगा। ये क्रिस्टल जो नमक का एक छोटा टुकड़ा है या क्रिस्टल है, वो उसमें क्रिस्टल के रूप में ही दिखाई देगा तैरता हुआ ना, तो वो वैसा दिखाई नहीं देता है। ये पूरा बॉन्ड टूट जाता है, सब सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, और किसके साथ जुड़ जाएगा, पानी के साथ। तो यहाँ पे क्या होना है, सोडियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है, मतलब इस जालक ऊर्जा को क्या होना है, टूटना है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच और सोडियम और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड को बनना है। इसको जब भी बॉन्ड बनेगा ऊर्जा बाहर निकलेगी, उसको क्या कहेंगे, विलायकन ऊर्जा, या पानी ले रहे हैं तो जलयोजन ऊर्जा कह सकते हो, जलयोजन ऊर्जा। क्लियर है। तो मतलब किसी भी चीज को घुलना है तो उसकी जालक ऊर्जा टूटेगी और विलायकन ऊर्जा बनेगी, है ना। मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो अब कौन सा ऊर्जा ज्यादा होगा, अगर जालक ऊर्जा ज्यादा होगा विलायकन या जलयोजन ऊर्जा से, ये इसका मान ज्यादा है, इसका मान कम है, तो ये बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मान ज्यादा है तो ये कैसे टूटेगा, है ना। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो विलयन नहीं बनेगा। तो विलयन बनने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, कि जालक ऊर्जा कम हो, किससे, विलायकन ऊर्जा से या जलयोजन ऊर्जा से, ये कंडीशन चाहिए हम लोग को। तो ये दो टर्म आप लोग याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है इसमें, अब है नेक्स्ट तीसरा टाइप क्या हो जाएगा, एक तो हुआ द्रव में द्रव का विलयन, एक हुआ ठोस का द्रव में। अब तीसरा टाइप हो जाएगा गैस का द्रव में विलयन। ये आप लोग पिछले साल साम्यावस्था वाले चैप्टर में भी पढ़े थे, गैस का द्रव में विलयन। ये साम्यावस्था वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, याद होगा आप लोगों को। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस फॉर्म में है उसको घोलोगे तो क्या बनता है, सोडा वाटर। अब आप लोग खुद सोचो कि एक बॉटल है, इस बॉटल में पानी है, पानी में आपको गैस भरना है, गैस भरेगा क्या पानी में, गैस तो पानी में घुलेगा ही नहीं, है ना। हवा को पानी में घोल सकते हो, नहीं घोल सकते ना। तो घोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, गैस हम लोग को डालना पड़ेगा और ढक्कन को कस के बंद करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारा गैस दबा दबा के एक बॉटल लो, एक बॉटल में पूरा गैस भरते जाओ और भर करके उसमें उसको एकदम दबा दो, तो पूरा गैस क्या करेगा, जैसे क्या होता है कि
जल के अणु कैसे होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, आप लोग पढ़े हैं कि ठोस के अणु पास पास होते हैं, द्रव के अणु थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। ये ऐसा आप लोग पढ़े हो ना। तो यहाँ पे द्रव हम लोग लिए हैं, द्रव में विलयन बना रहे हैं, तो द्रव के अणु क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, इस टाइप का होगा। तो ये जो जगह है ना, जब हम लोग इसमें गैस डालेंगे तो इस जगह में क्या होगा, गैस आकर के जो थोड़ा थोड़ा स्पेस है उसमें आकर के भर जाएगा। लेकिन अपने से नहीं भरेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से प्रेशर लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, तब जाके घुलता है। तभी तो हम लोग दाब लगा के एकदम घोले रहते हैं, मिक्स किए रहते हैं और ढक्कन को एकदम कस के टाइट बंद कर देते हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब भी आप लोग पेप्सी कोका कोला को खोलते हो तो पूरा पूरा गैस फट से बाहर निकलता है और झाग बन जाता है, क्योंकि हम लोग दबा दबा के भरे रहते हैं। तो वो जैसे ढक्कन खोलते हैं, वो जो जिस दाब से हम लोग भरे रहते हैं उसी दाब से वो बाहर आता है, और बाहर आता है तो पूरा झाग बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब हम लोग क्या इसमें देखेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हेनरी का नियम। मतलब ये था गैस का द्रव में विलयन ऐसे बनाते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ना है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है, पिछले साल भी आप लोग पढ़े हुए हो कि हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप यहाँ पे लिक्विड लिए हो, इसका द्रव्यमान फिक्स कर लो, 100 ग्राम लिक्विड लिए हैं मान लेते हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग को गैस घोलना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा, इसकी जो मात्रा होगी ना, मात्रा मतलब m, द्रव्यमान, किस पे निर्भर करेगी, जितना आप लोग इसको दबा पाओगे। यहाँ पे हमने लिक्विड लिया है 100 ग्राम और इसमें हम लोग क्या घोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी जो मात्रा होगी m, द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा। खुद सोचो कि अगर बॉटल में आपको गैस भरना है तो आप लोग कितना गैस भर सकते हो, जितना आप में ताकत होगा, आप जितना उसको दबा सकोगे उतना ही गैस तो भर पाओगे ना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुलेगा उसकी जो मात्रा होगी वो किस पे निर्भर करेगी, जितना दाब आप लगाओगे। तो वही बोला है कि m समानुपाती p। तो मैं समानुपाती का चिन्ह हटा के क्या लगा देती हूँ, kp। k को क्या कहेंगे, हेनरी स्थिरांक। तो ये हेनरी का नियम है। अब इस नियम की सीमाएं हैं कुछ। ये वाला जो नियम है ना, ये नियम क्या होता है, केवल तनु विलयन के लिए, केवल तनु विलयन के लिए है, सांद्र विलयन पे लागू नहीं होता है। फिर इस नियम का और क्या है, ये तो ये नियम और किस पे निर्भर करेगा, आदर्श गैस के लिए मुख्य रूप से है, आदर्श गैस के लिए। सभी गैस के लिए नियम लागू नहीं होता है, आदर्श गैस के लिए। तो ये इस नियम की कमी है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है हेनरी का नियम क्या है, तो आपको ये सेंटेंस लिखना है, ये सूत्र बताना है और उसकी अगर सीमाएं पूछेगा तो ये 2 सीमाएं बुक में दिया है, आप लोग उससे नोट करेंगे, ये लिखना है। बस इतना ही था, द्रव का द्रव में विलयन, इतना ही टॉपिक पढ़ना था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हम लोग ये पढ़ेंगे सांद्रता को व्यक्त करने का नियम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। इसमें हम लोग 3 टाइप का पढ़ेंगे, 3 टाइप का नहीं, सॉरी, बहुत सारा पढ़ेंगे। एक तो द्रव्यमान प्रतिशत, फिर पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत, ऐसे लिख दे रही मैं प्रतिशत। आयतन प्रतिशत के बाद पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मलता, फिर पढ़ेंगे एक और इसमें है द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और एक है एक और है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। नॉर्मलता के बाद मोलरता, मोलरता के बाद फॉर्मलता, सॉरी मोललता पहले ले लेते हैं, मोललता, मोललता के बाद मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज के बाद फॉर्मलता।
एक द्रव्यमान प्रतिशत आयतन। अच्छा एक और जो है ना वो 8वां यहाँ पे लिख देती हूँ, द्रव्यमान और आयतन मिला के, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत एक साथ। तो इतने सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनाएंगे। थैंक यू।